नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यूपी कांस्टेबल की बम्पर भर्ती 60,000 समथिंग भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए हर युवा हर तैयारी करने वाला दिलो जान से लग चुका है। तो आप इस रणनीति में पीछे न रह जाएं। इसके लिए हम आपके लिए आज से एक नई शुरुआत करेंगे जीके जीएस का, और हम गारंटी के साथ बात करेंगे, हम जो पढ़ाएंगे वही से एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र में। दोस्तों अर्थशास्त्र, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक हमारे पास इकोनॉमी भी होती है शब्द इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, सबसे पहले हमें यही पता करना है कि इस शब्द और इस शब्द में क्या अंतर है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, इसको पहले हम जान लें, और अर्थशास्त्र का बेसिक मतलब क्या होता है इसको हम जान लें। उसके बाद की बातें हम आगे करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे पैसे की ही, लेकिन व्यवहारिक। इसमें हमारा व्यवहारिक ज्ञान बहुत काम आता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा काम आता है, और इसमें हमारा सैद्धांतिक ज्ञान बहुत काम आता है, सैद्धांतिक ज्ञान। तो मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा हमने अंतर बताने का प्रयास किया जो आपको क्लियर होगा। इसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में व्यवहारिक ज्ञान की बात करेंगे, इसमें हम सैद्धांतिक ज्ञान की बात करेंगे। एक मिनट, क्लियर है? तो हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम मेन मुद्दों की बात करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों को अच्छे से लिखें, समझें और बार बार रिवाइज करें, जिससे आप भूल ना पाएँ। तो अर्थशास्त्र का एकदम, अगर हम इसके मीनिंग की बात करेंगे, मतलब की बात करेंगे, तो आप इसको एकदम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि कम लगाएं ज़्यादा पाएं, तभी अर्थशास्त्र काम करेगा। कम लगाएं क्या? पैसा, और ज़्यादा क्या पाएं? प्रॉफिट, फायदा। कम लगाएं ज़्यादा पाएं, तो आप अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप लगा रहे हैं 100 रुपया और पा रहे हैं 80 रुपया, तो आपका घाटा हो जाएगा। यहाँ पर लगाएं कम पाए ज़्यादा, इसका एकदम मतलब होता है, व्यवहारिक मतलब होता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें। इसके जनक से क्वेश्चन बनता है कि इसके जनक कौन कौन है। तो इसके जनक विश्व में बात करेंगे तो इसके जनक है एडम स्मिथ। विश्व में अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। और भारत में बात करेंगे तो कौन है? विश्वेश्वरैया। और इतिहास में जाकर हम इनके बारे में बात करेंगे कि इतिहास में कौन है, तो चाणक्य। तो इतिहास में कौन थे? चाणक्य। इतिहास में अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य थे, और विश्व में एडम स्मिथ थे, भारत में विश्वेश्वरैया थे। एडम स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। इसी से पता चलता है कि ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, भारत में विश्वेश्वरैया है, इतिहास में चाणक्य है। चाणक्य के बहुत सारे नाम हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो इन नामों को हम बाद में आगे बारी बारी से पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तो हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र को अगर हम बांटेंगे, अर्थशास्त्र को अगर हम बांटेंगे तो 3 भागों में बढ़ जाता है।
ये 3 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। पहला हमारा आता है आर्थिक क्रिया के आधार पर, दूसरा हमारा आता है, दूसरा हमारा किस में आएगा, कार्य के आधार पर, तीसरा आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर तो आर्थिक क्रिया में जब हम बात करेंगे तो इसमें भी आते हैं 3 क्षेत्र, होता है प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, इन चीज़ों पर हम बारी बारी से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कार्य के आधार पर बात करेंगे तो 2 होते हैं। पहला होता है संगठित, ऑर्गेनाइज होता है, दूसरा होता है असंगठित। दोस्तों यहाँ से सवाल भर भर के बनेंगे एग्जाम में, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। स्वामित्व के आधार पर 4 होते हैं। पहला होता है सार्वजनिक, दूसरा होता है निजी, तीसरा होता है संयुक्त, और चौथा हमारा बनता है सहकारी। तो अब हम बारी बारी से इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे कि क्या कौन सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमें पढ़ना बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से है मेरे दोस्तों। अगर हम सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तो एक हमारा प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाएगा, और अगर आप चाहेंगे तो इस चीज़ को केवल एक बार पढ़िए और बार बार के लिए फुर्सत हो जाइए। तो आर्थिक क्रिया में हम समझेंगे प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है। देखिए हमें बहुत कुछ नहीं जानना। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राकृतिक। अगर हम इसकी एक लाइन परिभाषा बात करेंगे तो जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिलता है, उसे हम लोग किस में रखेंगे, प्राथमिक में रखेंगे। जो डायरेक्टली हमें मिलता है प्रकृति से, जैसे कृषि, अब लिख देते हैं इधर, कृषि, मत्स्य पालन, या कुछ भी XYZ जो डायरेक्टली हमें प्रकृति से मिलता है, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में लिखते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का ही है, मतलब कृषि का है। हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का माना जाता है। द्वितीय क्षेत्र में बात करेंगे निर्माण और विनिर्माण। निर्माण, विनिर्माण, इसमें जैसे निर्माण, विनिर्माण, बनाओ बिगाड़ो, प्रकृति से जो चीज़ें मिलेंगी उसको हम कैसे और मॉडिफाई करके चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे अब कृषि किया तो हमने मिला गेहूँ, और गेहूँ को हमने कहाँ पिसाया, चक्की में पिसाया। तो चक्की में क्या किया, उसको बनाया बिगाड़ा। फिर आटा चक्की, गन्ना चक्की, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर निर्माण विनिर्माण की बातें आती हैं, वो हमारा कहाँ आता है, द्वितीयक में आता है। इसी में कृषि मत्स्य होता है, खनन भी होता है, एग्जाम में भी आता है। खनन किस में आता है, तो प्रकृति में आता है। द्वितीयक में निर्माण विनिर्माण, मतलब जो भी हमें प्रकृति से मिलेंगी उसको हम मॉडिफाई करके चीज़ें आपके सामने लाएंगे, तो वो हमारा कहीं ना कहीं से द्वितीय क्षेत्र में हो जाता है। तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है सर्विस सेक्टर। हमें सर्विस कहाँ कहाँ से मिलती है, मतलब सेवा। तो जिस जगह का ए बढ़िया होता है, तृतीय सर्विस क्षेत्र बढ़िया होता है मेरे दोस्तों। जिस क्षेत्र का सर्विस, जिस देश का, जिस मोहल्ले का, जिस ज़िले का, जिस राज्य का सर्विस बढ़िया होती है, वो राज्य, वो देश, वो गांव, वो मोहल्ला उतनी ही उन्नति करता है। तो हमारे आज देश में ज़रूरत है कि हमें सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सर्विस सेक्टर जितना बढ़िया होगा उतनी ही हमारी ग्रोथ होगी। हम विकासशील में नहीं, विकसित देशों में गिने जाएंगे। सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कोचिंग, आपका एक कोचिंग ही पढ़ा रहे हैं, कोचिंग को भी लेते हैं। कोचिंग हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। हॉस्पिटल हमें क्या देते हैं, हॉस्पिटल सर्विस देते हैं।
टीचर हमें क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। बैंक में जो कर्मचारी हैं वो क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। जियो हमें क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। जो जियो की कंपनी है वो हमें क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। तो इन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है और इसको रटना नहीं है, समझना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। इस पर हमें किसी दिन फिर से पूरा एक डिटेल लेक्चर लेंगे, जिसमें क्योंकि यहाँ सवाल एग्जाम में बनता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कार्य के क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है? जहाँ पर शर्त, समय, वेतन, ये तीनों चीज़ अगर फिक्स है तो समझ जाइए कि वो हमारा संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और जहाँ पर ये फिक्स नहीं है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो कहेंगे सर जी संगठित क्षेत्र में क्या क्या आता है? जहाँ पर शर्त, समय, वेतन सेम रहता है, तो हम कहेंगे सबसे बढ़िया आपका सरकारी नौकरी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में क्या होता है? संगठित क्षेत्र में सरकारी नौकरी, जैसे इसमें शर्त होता है भाई आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, और समय जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, और समय से मिल जाएगा, और जितना कहा गया उतना ही मिलेगा। बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आती हैं। असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जहाँ पर शर्त कोई नहीं होता, नियम कोई नहीं होता, समय कोई पाबंद नहीं होता, लोग आते हैं और लेकर चले जाते हैं। सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, सहकारी, इसको समझ लेते हैं अब। सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक, और पब्लिक को हम समझेंगे गवर्नमेंट। जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं वो पब्लिक में आती हैं, और प्राइवेट, जितनी भी चीज़ें प्राइवेट हैं वो प्राइवेट में, निजी में आती हैं। संयुक्त में क्या होता है? कुछ पब्लिक की भी हिस्सेदारी होती है और कुछ प्राइवेट की भी हिस्सेदारी होती है। जैसे हमारा मेट्रो है, मेट्रो हमारा किस में आता है? संयुक्त में आता है। यहाँ पर क्या होता है? होती तो प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन सारा दिशा निर्देश कौन देता है? सारा दिशा निर्देश हमारे गवर्नमेंट देते हैं। निर्देश देंगे, करना इनको पड़ेगा। इसी पर हमारा PPP मॉडल बनता था, पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप। अब सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइवेट भी स्कूल होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट का वर्चस्व होता है। सरकारी स्कूल में किसका वर्चस्व होता है? गवर्नमेंट का वर्चस्व होता है। प्राइवेट में मैनेजर, प्रबंधक का वर्चस्व होता है। संयुक्त तो जहाँ पर जैसे हमारे एडेड होते हैं स्कूल, एडेड विद्यालय हैं। और सहकारी में क्या होता है भाई? जैसे हमारे पास सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी कंपनियां होती हैं, वो एक प्रकार समझिए सरकार के प्रति समर्पित रहती हैं। सरकार उनको गोद ले लेता है, कह सकते हैं। सब काम करना तुम्ही को है, जो भी काम होगा हमारे डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा हमने लेक्चर लिया, आप इसको स्क्रीनशॉट, हमने इसलिए इसको एक बोर्ड पे लिखने का प्रयास किया, बार बार मिटाया नहीं। आप इसको एक अच्छे से स्क्रीनशॉट मारिए, इस वीडियो को सेव करिए, इसको बार बार देखिए, और इसको लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों तक फैलाइए, जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। फिर हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट अगले दिन, अगले जोश और उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।